Okay, so welcome to the class वन अप सोशियोलॉजी प्रिपरेशन। और इसमें हम लोग कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें करेंगे। अगर आप ऐसे स्टूडेंट है जो यूपीएससी का प्रिपरेशन फर्स्ट टाइम कर रहे हो या फिर आपने किया है लेकिन आप फिर भी सोशियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो तो ये क्लास आपके लिए है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिक सिलेबस ऑफ सोशियोलॉजी ऑप्शनल इन द यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और ये जो सिलेबस है ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। हम इस पूरे इसमें डिटेल में बात करेंगे एग्जैक्टली सिलेबस क्या क्या है। अब इस सिलेबस की बात करते हुए दो चीज़ें याद रखिए। हम लोग इस वीडियो में द पेपर वन की बात करने वाले हैं। पेपर वन का एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और मैंने उसको एक एक कीवर्ड्स में जो एक एक जो हमारा कीवर्ड है सिलेबस का उसको हमने थोड़ा सा डिकंस्ट्रक्ट करके एक प्रॉपर लेक्चर प्रिपेयर किया है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको इस वीडियो में थोड़ा सा डिटेल में सिलेबस से ज़्यादा कुछ जानकारी मिलेगी। यह वीडियो मान सकते हैं कि 30-35 मिनट का हो जाएगा। दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ वॉच दिस वीडियो फुल्ली अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हो। अदरवाइज यहीं से आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हो। एनीवे, सो दिस इज़ अबाउट मी। माय नेम इज़ प्रशांत मोहन, प्रशांत रणदिवे। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं चेवेनिंग स्कॉलर हूँ। क्या है आप जाके सर्च करो, यूके गवर्नमेंट फॉरेन कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। और basically I've done my bachelor's in sociology from University of Pune, Savitribai Phule University. I've done my master's in development studies from Azim Premji University, Bangalore, and currently I'm doing my master's in social anthropology from School of Oriental and African Studies from University of London. So this introduction tells you that like I can at least teach a basic sociology। और उसके साथ ही मैंने कुछ साल यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है। मेरा ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी था, तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं आप सभी को हेल्प करूँ। मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग है सोशियोलॉजी का, मेरा एक मेथडोलॉजी है पढ़ाने का, तो मैं उसको इस्तेमाल करके आपको मदद करना चाहता हूँ। और इसके लिए मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ सीरीज़ ऑन सोशियोलॉजी प्रिपरेशन। तो आज हम लोग बात करते हैं पेपर वन, और पेपर टू के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मोटा मोटा समझिए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल जो है वो एक यूपीएससी के मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस बन जाता है। प्रीलिम्स में तो इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, मेंस में हमको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। तो मेंस की जब आप बात करते हैं तो उसमें दो पेपर होते हैं सोशियोलॉजी के। पहला पेपर होता है पेपर वन, फंडामेंटल्स होते हैं सोशियोलॉजी के। और फिर दूसरा एक पेपर होता है जिसका एप्लीकेशन होता है सोशियोलॉजी का, सोशियोलॉजी इन द इंडियन कंटेक्स्ट। अब आप देखो कि इसका पूरा डिटेल में यहाँ पे सिलेबस है। हम लोग एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे। हम लोग यहाँ पे जो है मैं सोशियोलॉजी का जो पार्ट टू है जिसको हम लोग ये देखिए दिस वन, ये पार्ट टू जो है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। हम लोग उसको अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ सोशियोलॉजी जो है उसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे। तो क्या है सिलेबस? सिलेबस देखिए, किसी भी डिसिप्लिन को आप जब समझते हो, डिसिप्लिन माने सब्जेक्ट होता है, तो किसी भी डिसिप्लिन को जब आप समझते हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि उस डिसिप्लिन का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होता है डिसिप्लिन का। माने क्या है कि डिसिप्लिन कैसे बना, डिसिप्लिन का बेसिक टीनेट्स क्या है, वो सोशियोलॉजी जैसे सोशियोलॉजी की हम बात करते हैं तो ऐसे क्या सीक्वेंसेस थे या फिर ऐसे क्या कंडीशंस थे जिसकी वजह से ये डिसिप्लिन बना। ऐसे तो हवा से तो नहीं बना होगा सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी जब बना है तो उसका कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा, कुछ तो ऐसे कारण रहे होंगे जिसकी वजह से डिसिप्लिन आया। जैसे साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, एवरीथिंग दैट इज एमर्ज्ड इट ऑलवेज हैव अ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इज बहुत मैटर करता है किसी भी डिसिप्लिन के ओरिजिन में। और इसलिए आप देखोगे तो सोशियोलॉजी का जो ओरिजिन हुआ था वो मॉडर्निटी एंड द सोशल चेंज इन यूरोप, तो इससे हुआ था। ये हमको क्या बताता है बेसिकली कि ये हमको एक एक कंटेक्स्ट बताता है कि भाई साहब सोशियोलॉजी जब ओरिजिन हुआ इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो वो बताता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे बढ़ा था, अर्बनाइजेशन हुआ था, रैशनलिज्म का राइज हो रहा था, सेकुलराइजेशन। अब इन सारी टर्म्स के बारे में चिंता मत करना, यू जस्ट अंडरस्टैंड इट। अब मॉडर्न सोसाइटीज़ में ये सारी चीज़ें बढ़ रही थी और यही चीज़ें हैं जो सोशियोलॉजी के एमरजेंस के लिए बहुत हेल्पफुल रही। अब एमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी, ये तो बैकग्राउंड बता दिया। अब सोशियोलॉजी का एमरजेंस 19th सेंचुरी यूरोप में हुआ था। तो डेफिनेट है कि भाई जब इमरजेंस हुआ तो कुछ लोग ही होंगे जो इसके बारे में बात कर रहे होंगे। तो आप फिर ये भी पढ़ोगे कि इमरजेंस एग्जैक्टली हुआ कैसे, क्या हो रहा था ऐसा। मतलब ये तो हमने देख लिया क्या हो रहा था, लेकिन हाउ, कैसे हुआ, क्या एग्जैक्टली प्रोसेसेस थी जिसकी वजह से सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन इस्टेब्लिश हुआ। तो जैसे ऑगस्ट कॉम्टे है, कार्ल मार्क्स है, इमाइल डर्किम है, मैक्स वेबर है, और ऐसे न जाने बहुत सारे थिंकर्स थे उस टाइम पे, जो उस टाइम पे जो सोशल डिसरप्शन था और बहुत सारी चीज़ें बदल रही, तो उसके बारे में कॉन्शियस थे भाई, चिंता में थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई साहब
सोशियोलॉजी जो है उसकी बात तो करनी पड़ेगी, और इसलिए आप देखोगे इससे पहले सोशल फिजिक्स कहा जाता था, तो इसके बारे में भी आप डिटेल में पढ़ोगे। तो एक पहला चैप्टर होता है मॉडर्निटी, सोशल चेंज, यूरोप में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, उस चेंजेस की वजह से सोशियोलॉजी कैसे बना। फिर आते हैं बना तो बना भाई साहब, लेकिन सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है। स्कोप माने क्या है, आपने जैसे पढ़ा होगा कि मैं इंजीनियरिंग तो करूंगा, लेकिन इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है। स्कोप माने आप बोलोगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, मैं उस डिसिप्लिन में उस फील्ड में जाके मुझे क्या करियर ऑप्शन आ सकते हैं। इसमें स्कोप का जो मतलब है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें स्कोप का मतलब क्या है, स्कोप का मतलब यहाँ पे है बेसिकली कि आप जब सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो तो उस सोशियोलॉजी के फील्ड में क्या क्या चीज़ें वो इंक्लूड करता है, व्हाट आर दोज थिंग्स दैट इंक्लूड्स इन द सोशियोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई साहब सोशियोलॉजी में क्या हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल क्या सोशियोलॉजी में आप हर कोई चीज़ पढ़ने वाले हो, क्या बाउंड्रीज है इसकी, या फिर आप दुनिया की हर चीज़ सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे आप, इंसानों के बारे में पढ़ोगे या बड़े बड़े सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे, इंडिविजुअल्स के बारे में पढ़ोगे, कल्चर के बारे में पढ़ोगे, इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ोगे, दो इंडिविजुअल्स में इंटरेक्शन पढ़ोगे, या फिर दो कंट्रीज़ का इंटरेक्शन पढ़ोगे, एग्जैक्टली क्या पढ़ोगे। सो हर डिसिप्लिन का अपना है। ऐसा तो नहीं कि सोशियोलॉजी दुनिया की हर चीज़ पढ़े, ऐसा तो नहीं कि सोशियोलॉजी दो पेड़ों में रिएक्शंस कैसे होते हो पढ़ रहा है, नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जब एक डिसिप्लिन की बात कर रहे हो तो उस डिसिप्लिन बना कैसे, वो डिसिप्लिन कैसे बना, अगर इसकी समझ नहीं आएगी तो आप उस डिसिप्लिन को कभी समझ नहीं पाओगे, उसके साथ कभी काम नहीं कर पाओगे। इसलिए सोशल स्ट्रक्चर्स सोशियोलॉजी पढ़ता है, इंस्टीट्यूशंस पढ़ता है, जो अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं उसको पढ़ता है। लेकिन अब इसका मतलब उतना डिप नहीं जाते। आप समझो कि भाई एक सब्जेक्ट है जिसका एग्जैक्ट स्कोप क्या है, उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाएगा, ऑल दिस स्टफ दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर। फिर आते हैं हम लोग, देखो सोशियोलॉजी तो था ही, लेकिन फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि बाकी डिसिप्लिन के साथ ही वो सोशियोलॉजी इमर्ज हो गया। जैसे पॉलिटिकल साइंस भी होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, एंथ्रोपोलॉजी भी होगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसमें क्या डिफरेंस है। देखो सोशल साइंसेस में देखो, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, तो आप जब इन सारे डिसिप्लिन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार इसमें तो सब में सब सामी चीज़ है, तो डिफरेंस क्या है। तो आपको जो है बाकी सोशल साइंसेस के साथ इसको कंपेयर करने पड़ेगा। अब देखो सोशल साइंस जो है, जैसे साइकोलॉजी एक सोशल साइंस है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी सोशल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है, तो और न जाने बहुत सारे फील्ड्स है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ है, तो कंपेरेटिव लिटरेचर है। हर एक फील्ड में अपना अपना एक उसका एक सिग्निफिकेंस होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि आप जो डिसिप्लिन के भाग हो, जैसे आई एम अ सोशियोलॉजिस्ट, अब जब मैं सोशियोलॉजी का पार्ट हूँ, सोशियोलॉजी डिसिप्लिन का पार्ट हूँ, तो आई शुड अंडरस्टैंड कि व्हाट आर एग्जैक्ट डिफरेंसेस बिटवीन द साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ, लेकिन भाई मैं इकोनॉमिक्स की सारी बातें सोशियोलॉजी में पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं सोशियोलॉजिस्ट हूँ, फिर इकोनॉमिक्स क्या काम के। तो यू शुड अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट डिफरेंसेस, क्या क्या ऐसे पॉसिबल डिफरेंसेस है कि सोशियोलॉजी एग्जैक्टली क्या पढ़ाई करता है, सोशियोलॉजी एग्जैक्टली किस चीज़ पे फोकस करता है। तो इसलिए यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस। तो आप कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करोगे, ऐसे क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है, ऐसा कौन सा बदलाव है सोशियोलॉजी में जो नया है, अलग है। फिर आप देखोगे कि हर एक डिसिप्लिन का अपना एक वे ऑफ अप्रोचिंग होता है प्रॉब्लम्स को। जैसे फॉर एग्जांपल गरीबी को देखने का इकोनॉमिक्स का नज़रिया अलग है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट का अलग है, सोशियोलॉजिस्ट का भी अलग है। इसलिए सोशियोलॉजिकल जो दृष्टि होती है, सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन लाना, आप सी राइट्स मिल्स के बारे में कभी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। तो ये जो सी राइट्स मिल है, इन्होंने सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन मानी सोशियोलॉजिकल दृष्टिकोण, सोशियोलॉजिकल दृष्टि विकसित करना। अब जो सोशियोलॉजिकल दृष्टि है, इसको और कॉमन सेंस में क्या फ़र्क है। जैसे आप बैठे हो, भाई लोग बहुत गरीब है, तो दुनिया में लोग क्यों गरीब है, तो आप बोल रहे हो कि लोग बहुत लेज़ी होते हैं, काम नहीं करते, तो ये कॉमन सेंसिकल पर्सपेक्टिव हो गया। सोशियोलॉजिकल ये है कि भाई सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसकी वजह से एक विशियस साइकिल है, लोगों में एजुकेशन नहीं है, लोगों में अपस्किलिंग नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है ऐसी, ठीक है, लोगों के पास ज़मीन नहीं है, एक्सेस टू द रिसोर्सेज नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। सोशियोलॉजिकल थिंकिंग जो है वो एवरीडे एजम्पशंस को आपके चैलेंज करती है एविडेंस एंड थ्योरी के साथ। अब एविडेंस और थ्योरी में क्या फ़र्क होता है, आगे चिंता मत करो, वो तो आगे हम लोग समझेंगे। तो इसलिए किसी भी डिसिप्लिन का जो पहला पार्ट है, दैट इज़ कि आप किसी भी डिसिप्लिन का फाउंडेशन समझोगे, कैसे बना, उसका उसमें क्या क्या पढ़ा जाता है, बाकी सोशल साइंसेस बाकी फील्ड से वो कैसे डिफरेंट है, और उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका कॉमन सेंस क्या है। ठीक है, अब आते हैं, अब देखिए, अब क्या है, हर डिसिप्लिन में अपना एक डिबेट शुरू होता है। जैसे सोशियोलॉजी जब बना तो डिसिप्लिन बना, सोशियोलॉजी एज अ फील्ड जब विकसित हो रहा था, तो बहुत सारे जो सोशियोलॉजी के चहेते लोग थे जो सोशियोलॉजी को ला रहे थे, वो बोल रहे थे कि नहीं नहीं, सोशियोलॉजी तो साइंस है, एक साइंस है, सोसाइटी का साइंस है।
अब जैसे देखो, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो एक साइंस है, केमिस्ट्री का एक अपना साइंस है, तो फिर सोशियोलॉजी में ऐसा क्या साइंस होगा, कैसे होगा? तो फिर वो साइंस और साइंटिफिक मेथड जो है उसको लाया गया। तो आपको जब भी कोई दुनिया का कोई भी डिसिप्लिन पढ़ेगा तो आपको साइंस एंड साइंटिफिक मेथड पढ़ना पड़ेगा। साइंस माने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, वो वाला साइंस नहीं। देखो, साइंस जो है वो एक मेथडलॉजी है कि किसी भी चीज़ को कैसे प्रूव किया जाए, किसी भी चीज़ को कैसे इस्टेब्लिश किया जाए। जैसे मैंने कहा कि गरीबी जो है समाज में, वो गरीबी इसलिए है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है समाज में। तो मेरे को इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक मेथड के द्वारा उसका रिसर्च करना पड़ता है। इसलिए हर डिसिप्लिन में, अब आपको ये इंटरेस्टिंग बात पता चल जाएगी, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, हर डिसिप्लिन में बहुत थॉरो और डिटेल रिसर्च होता है। अब रिसर्च के बहुत अलग अलग टाइप है, रिसर्च के ऊपर इतना बड़ा लिटरेचर, हज़ारों पेजेस का आप पढ़ोगे। लेकिन अभी हम लोग साइंस और साइंटिफिक मेथड को पहले समझेंगे। साइंस क्या करता है? साइंस चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, हाइपोथेसिस बनाता है, उसको वेरीफाई करता है। हाइपोथेसिस माने जैसे मैंने बोला कि मैंने देखा कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और गरीबी भी बढ़ रही है, तो फिर इससे मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड दी इंक्रीजिंग पावर्टी। तो मैं उसको वेरीफाई करूँगा। तो अब उसको वेरीफाई करने के लिए मेरे पास अलग अलग मेथडोलॉजीज, एविडेंस जनरेट करूँगा, मैं रिसर्च करूँगा। तो उसको हम लोग सोशल फैक्ट का सिस्टमिक स्टडी करते हैं। इसलिए साइंटिफिक मेथड ये भी एक सिलेबस का हमारा पार्ट है। क्यों है? क्योंकि आप सोशोलॉजी का पढ़ाई करने जा रहे हो, आप समझने जा रहे हो सोशोलॉजी क्या है, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मैं जिस डिसिप्लिन का पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें रिसर्च कैसे होता है, उसमें जो नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है आज के ज़माने में, जो भी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं वो कैसे आई, वो जो दृष्टिकोण है वो कैसे आए। तो ये भी है। अब क्या है फिर, सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली जो नॉलेज प्रोडक्शन है उसको क्रिटिक के तौर पे भी नॉलेज प्रोडक्शन होता है। आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करके भी नॉलेज हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक मेथड है और उसका क्रिटिक भी। जैसे साइंटिफिक मेथड है तो उसका क्रिटिसिज्म भी आएगा कि भाई इस मेथड से ये प्रॉब्लम है। जैसे मैंने कहा कि मैं ऑब्ज़र्व करूँगा और मुझे जो ऑब्ज़र्व हो रहा है वही सच है, और मैंने क्या किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि एक जो गरीब है वो रोटी चुरा रहा है, और रोटी चुरा रहा है तो मैंने इतना ही देखा कि वो रोटी चुरा रहा है और रोटी चुरा रहा है, यही प्रॉब्लम है, मैंने इस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन क्या मैं उसके अंदर जाके भी झांक रहा हूँ? तो इसका क्रिटिसिज्म ये है कि साइंटिफिक मेथड जो दिख रहा है उतना ही समझती है, उसके बियॉन्ड नहीं समझती। क्योंकि भाई ह्यूमन बिहेवियर जो है वो नेचुरल साइंस के जैसा नहीं चलता है कि मैंने देख लिया और बस एक एनालाइज कर लिया और हो गया। लोग हैं, लोगों के साथ हम लोग डील कर रहे हैं, तो लोग बहुत क्या बोलते हैं उसको, कि लोग जो है बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, लोगों का अलग अलग जीवन होता है, संस्कृति होती है, सभ्यताएं होती है। अब आप उसको समझने जा रहे हो और ऐसे ऊपर से देख के मैंने समझ लिया कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, डन। तो सोशियोलॉजी इसको भी क्रिटिक करता है, वो बोलता है कि नहीं, एग्जैक्टली साइंटिफिक मेथड से हम लोग उसको पढ़ेंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है साइंटिफिक मेथड से भी मिस हो जाती हैं, तो हमको और कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो उसका क्रिटिसिज्म भी है साइंटिफिक मेथड का। फिर आता है सोशियोलॉजी में रिसर्च मेथडोलॉजी कैसे होनी चाहिए, उसके अलग अलग स्ट्रैंड्स थे। जैसे पॉजिटिविस्ट थे, इंटरप्रेटिविस्ट थे और क्रिटिकल अप्रोचेस थे। तो पॉजिटिविस्ट जो थे वो बेसिकली ये बोलते थे कि देखो भाई साहब, आप जो भी नॉलेज है वो फैक्ट्स के आधार पर पढ़ोगे, नेचुरल साइंसेस में जैसे पढ़ा जाता है उसे। तो ऑगस्ट कॉम्ते जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसके एक सपोर्टर थे, बाकी भी लोग थे। तो इसका क्रिटिसिज्म जो मैंने अभी कहा था क्या है कि भाई साहब, आप ह्यूमन सब्जेक्ट के साथ डील कर रहे हो, आप सिंपल इंसानों के साथ डील कर रहे हो। जब इंसानों के साथ डील कर रहे हो तो आप सिर्फ फैक्ट को देख कर नहीं समझ सकते। लोग बहुत ही डीप होते हैं, थॉरो होते हैं, उनका जीवन होता है, उनके पीछे का बैकग्राउंड होता है, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कंटेक्स्ट अलग अलग होते हैं, लोगों की वैल्यूज़ होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए इसका क्रिटिक है। फिर आते हैं इंटरप्रेटिविस्ट, वो भी बात करेंगे। और क्रिटिकल अप्रोचेस में बहुत सारे क्रिटिकल जो क्रिटिक करते हैं, तो ऐसे क्रिटिकल कुछ अप्रोचेस है। अब फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो सवाल अब यह है कि आप पढ़ भी रहे हो, जैसे मैंने यह कहा कि मैंने एक इंसान को चोरी करते हुए देखा, लेकिन अब मुझे चोरी करने वाले इंसान बहुत बुरे लगते हैं, इसलिए मैंने उसको टैग कर दिया कि ये तो चोर है। लेकिन अब इसमें तो मेरा खुद का जजमेंट आ गया। मेरा खुद का जजमेंट क्या है कि चोरी करने वाले लोग बुरे होते हैं। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो रिसर्च कर रहा है उसका भी एक पोजीशन है। जैसे मान लो कि मैं आता हूँ गांव से, तो नेचुरल है कि मेरे गांव से मेरे कुछ पर्सपेक्टिव, मेरे बायसेस बने होंगे। कोई आता है शहर से तो उसके पर्सपेक्टिव बने, कोई और मर्द है, कोई औरत है, कोई अपर कास्ट है, कोई दलित है। तो हर एक के अपने अपने वैल्यूज़ होते हैं जो अपने अपब्रिंगिंग से बने होते हैं। और इसीलिए आप कभी भी रिसर्चर क्या वैल्यू फ्री हो सकते हैं, वैल्यू न्यूट्रलिटी रिसर्चेस में आ सकती है, तो एक बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बहुत डिबेट है, इसके ऊपर ही बहुत बड़ा लिटरेचर लिखा गया है। लेकिन अभी आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिबेट समझना है क्या है एग्जैक्टली।
ऐसा क्या है कि हम फैक्ट वैल्यू और ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव होके कोई पढ़ सकता है? सोशल साइंसेस आज सब्जेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं, बोल रहे कि आप ऑब्जेक्टिव होके नहीं पढ़ सकते, हजारों मीनिंग होते हैं चीज़ों के। तो आज के टाइम में भी क्या डिबेट चल रहा है और फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी क्या है वो आप समझोगे। वो इसका शुरुआत, क्लासिकल माने शुरुआत से, जब डिसिप्लिन कोई बनता है तो शुरुआत से कैसे बना उसके बारे में बात किया जाता है। लेट मी जस्ट चेक हमारा चल रहा है क्या। ऑल राइट, ओके। तो फिर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी आ गई। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी में देखो, अब मैं फेनोमेनोलॉजी पढ़ रहा हूँ, इथनो मेथोडोलॉजी, हार्मोनेटिक्स, स्ट्रेस इंटरप्रिटेशन, मीनिंग। अब देखो इसमें आपको बहुत डीप में नहीं जाना है, लेकिन इतना समझना कि जो लोग बोलते थे कि सिर्फ फैक्ट के आधार पे, ऑब्जेक्टिव के आधार पे आप पढ़ सकते हो, उनके खिलाफ, उनको अपोज करते हो, उनको क्रिटिक करते हो, कुछ लोग आए और बोले कि नहीं, नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी भी आनी चाहिए। फेनोमेनोलॉजी है, आप एग्जैक्टली कोई फेनोमेना कैसे हो रहा है तो उस फेनोमेना का प्रोसेस समझते हो। अब मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूँ, जब आप आगे जाओगे तो बोलोगे ये तो बहुत ही ऊपर ऊपर से बता रहा था। तो अब मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इंट्रोड्यूस हो रहे हो उन चीज़ों से, ठीक है। तो फेनोमेनोलॉजी आप पढ़ोगे, इथनो मेथोडोलॉजी आप पढ़ोगे, हार्मोनेटिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर इथनोग्राफिक मेथड्स होते हैं, वो भी आप पढ़ोगे। तो इसमें फिर आप जब आगे जाओगे तो ये जो सारे मेथड्स है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो उसको रिसर्च मेथड्स और एनालिसिस में फिर आगे हम लोग और डीप में पढ़ सकते हैं। अब ये क्या है, देखिए, किसी भी मेथडोलॉजी को या किसी भी डिसिप्लिन को पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अलग अलग मेथड्स होती है उसकी। और सबसे इम्पोर्टेंट दो मेथड है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या है कि आप डेटा से डील कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि भारत में गरीबी बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो मैंने को लगा कि इसमें कुछ तो रिलेशन है। तो मैंने क्या किया कि डेटा ये किया कि मैंने देखा कि कितने लोग भारत में पिछले 5 सालों में गरीब हुए हैं और पिछले 5 सालों में भारत में कितना अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। और फिर मैंने उन लोगों के सर्वेज लिए और मैंने देखा कि उनकी गरीबी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते वक्त उनकी गरीबी बढ़ रही है क्या। तो मैंने इसके ऊपर डेटा कलेक्ट किया और मैंने उस डेटा को स्टैटिस्टिकल जो मेथडोलॉजी है उससे पढ़ाई किया। अब आप सिर्फ नए होंगे इसलिए मैं आपको सब बता रहा हूँ। आर लैंग्वेज नाम का टूल है, तो आर लैंग्वेज में लोग उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं, टी टेस्ट पी टेस्ट होता है, कोरिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, कॉजेशन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। तो अब डेटा के आधार पे मैंने क्वांटिटेटिव आधार पे कोई चीज़ प्रूव की। लेकिन कोई चीज़ सिर्फ डेटा के आधार पे प्रूव करने से उसके नुआंसेस हमको समझ नहीं आते। जैसे मेरे को ये समझना है कि जब लोग गरीब हो रहे हैं तो उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं। अब क्या बदलाव आता है उसके ऊपर आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे, तो डेटा आपको क्वालिटेटिवली करना पड़ेगा। आप देखोगे कि वो गरीब होते हैं तो उनके घर में खाने की चिंता नज़र आती है, उनके बच्चों का एजुकेशन धीरे धीरे इम्पैक्ट हो रहा होता है। फिर गरीब होते हैं तो उनके मानसिक स्ट्रेस आता है उनको, अब वो कैसे मैप करेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें जो है वो क्वालिटेटिव मेथड से स्टडी करनी पड़ती है, जिसको आप लोग इंटरव्यू का मेथड बोल सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का एक मेथड है जिसको आप लोग ऑब्जर्वेशन, वहाँ पे जाके उनके साथ इंटरव्यू, मैंने ये स्टडी करने के लिए मैंने गांव लिया और गांव में से 50 लोगों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और उनमें से मैं लोगों के जाके इंटरव्यू ले रहा हूँ, नोट्स निकाल रहा हूँ और वो जो नोट्स है उसके आधार पे मैं कुछ थीम्स निकाल रहा हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ उनके एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। मैंने बहुत सारे केसेस को स्टडी किया, जो लोग पिछले 5 सालों में गरीब हुए हैं उनके जीवन में क्या बदलाव आया है, जिन्होंने अपना एम्प्लॉयमेंट खोया है, जॉब खोई है, उनके जीवन में क्या बदलाव। तो मैंने उनकी ट्रैजेक्टरी मैप कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव मेथड, और क्वांटिटेटिव तो मैंने बता दिया। अब ये सब करते हुए डेटा कलेक्शन की मेथड क्या होती है, एक तो इंटरप्रिटेशन होगा, इंटरव्यू हो गया, और क्या क्या हो सकता है, आप सर्वे फॉर्म करोगे, क्वेश्चनर बनाओगे, आप खुद जाके उन लोगों के साथ रहोगे, आप सोशल मीडिया का आजकल का एनालिसिस है तो आप लोगों के कमेंट पोस्ट उसका एनालिसिस करोगे। तो डेटा कलेक्शन के हज़ारों मेथड्स होते हैं, बहुत सारे लोग, और डेटा कलेक्शन के टेक्निक जो है वो आज इवॉल्व भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, ऑडियो नोट्स निकालते हैं, उनके साथ बैठ के सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। आपने देखा होगा जब आप सोशियोलॉजी का पार्ट 2 पढ़ोगे इसमें, तो उसमें बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट हैं जो पहले वाले जो किसी गांव में रहे, महीना भर 2 महीना उधर ही रहे और उधर देख के ऑब्जर्वेशन किया और लिख लिया किताब। तो ये जो है ये अलग अलग टाइप के डेटा कलेक्शन है। तो आप समझोगे कि सोशियोलॉजी, जब आप खुद को बोल रहे हो कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे डिसिप्लिन में डेटा कैसे कलेक्ट होता है, मेरे डिसिप्लिन में कोई चीज़ जब बात इस्टेब्लिश की जा रही है तो वो कैसे कलेक्ट होती है। तो ये चीज़ें आप समझोगे, और इसमें फिर आपको ये समझना पड़ेगा डेटा कलेक्शन की अलग अलग चीज़ें होती है। अब सैम्पलिंग क्या है, पहले तो वेरिएबल्स समझो। वेरिएबल्स माने क्या है, जैसे मेरे को देखना है कि भाई लोग गरीब
हो रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट, किसी जाति के लोग, कौन सी जाति के लोग कितने गरीब है वो समझना। तो आप क्या करोगे, डेटा में वेरिएबल कौन सा, कास्ट लोगे और इनकम लोगे, ज़मीनों का लोगे, उम्र का लेगो, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से लोग, कौन सी जाति के, कौन सी उम्र के लोग या फिर कौन से रीजन के लोग बहुत गरीब है। तो इसमें आपने वेरिएबल चूज़ किया और वो क्वेश्चनियर में डाल के आपने सवाल पूछ लिए लोगों से और उससे डेटा कलेक्ट किया। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग ऐसा है, मान लो कि आप गांव में गए और जो अमीर लोग हैं उन्हीं का इंटरव्यू लिया, तो उसका आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो सैम्पलिंग की एक टेक्निक होती है। आप किसी गांव या फिर किसी बड़े पॉपुलेशन को जब स्टडी कर रहे हो तो उसमें से आपको सैंपल चूज़ करना पड़ता है। तो सैंपल चूज़ करने का एक प्रोसेस होता है। सैंपल हमारा बायस ना हो, सैंपल हमारा सोचो कि वो सिर्फ एक ही दृष्टिकोण हमको ना दिखाए, वो पूरा बिग पिक्चर दिखाए, इसलिए सैंपल का परसेंटेज होता है टोटल में से कितना लेना है वो सिलेक्ट करते हो क्या क्या। तो सिंपल सैम्पलिंग होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, अलग अलग प्रकार की सैम्पलिंग होती है। तो आपको सैम्पलिंग भी समझना है, कैसे सैम्पलिंग किया जाता है। हाइपोथेसिस, आप किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने जा रहे हो तो उस प्रॉब्लम को आप जो अलग अलग वेरिएबल्स है उसका रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए कोई टेस्टेबल स्टेटमेंट है क्या आपके पास कोई। जैसे मैंने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो गरीबी बढ़ रही है, ये मेरा टेस्टेबल स्टेटमेंट है। अब मैं उसको जाके टेस्ट कर सकता हूँ क्या। रिलायबिलिटी, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है, लेकिन इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं आपको। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी माने जैसे मान लो कि मैं गया, मैंने एक बार वो डेटा कलेक्ट किया, फिर मैंने दूसरी बार भी वो डेटा कलेक्ट किया, तीसरी बार भी मैंने कलेक्ट किया, तो मेरे को सेम रीज़न आ रहे हैं। अब जो सेम जो रीज़न आ रहे हैं ये दिखाते हैं बेसिकली आपको कि वो जो डेटा कलेक्शन का आपका मेथड है वो रिलायबल है, जिसके ऊपर आप भरोसा रख सकते हो। कुछ ऐसे मेजर होते हैं जिसको बोलते हैं वैलिडिटी। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया कि मैंने अपनी मेथड से बार बार डेटा कलेक्ट किया, अब मेरे को बार बार सेम डेटा आया, लेकिन मैं कर रहा था गलत डेटा। मैं जो जरूर मेरे को जो मेजर करना था वो आ ही नहीं रहा था, कुछ अलग ही मेजर कर रहा था मैं। तो उसको हम लोग वैलिडिटी बोलते हैं कि जो हम मैप करना चाहते हैं वो हमारा मेथड मैप कर रहा है क्या, जिसको हम लोग एक्यूरेसी बोलते हैं, क्या एक्यूरेट हो रहा है। रिलायबल माने एक मेथड है जिसको बार बार करो वो एक ही चीज़ आपको रिपीट रिपीट देती रहेगी, लेकिन जो रिपीट मिल रहा है वो सही, ज़रूरी नहीं कि सही हो, वैलिड हो, इसलिए हमको एक्यूरेसी मैप करना पड़ता है। तो डेटा कलेक्शन की टेक्निक में ये सारी चीज़ें होती है। अब देखिए, यहाँ तक तो आपने समझ लिया, यहाँ तक आपने समझ लिया कि भाई साहब क्या डिसिप्लिन है, फिर आपने समझ लिया कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस, तो सोशियोलॉजी साइंस कैसे है, उसकी मेथडोलॉजी आपने समझ ली, फिर रिसर्च मेथड आ गए, उसका एनालिसिस कैसे होता है वो समझ लिया। लेकिन देखो दोस्तों, देखो किसी भी डिसिप्लिन का फाउंडेशन होता है, किसी कोई भी चीज़ बनती है तो उसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री होता है। तो जायज़ है कि कुछ लोग होंगे जिन्होंने बात किया है। तो जैसे ये हमारी सोशियोलॉजी के थिंकर्स हैं, और हमारा जो सबसे लवली थिंकर है उसका नाम है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स को बहुत लोग पसंद करते हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने भी अपना थ्योरी दिया था। कार्ल मार्क्स ने बोला कि दुनिया में जो भी बदल रहा है वो मटेरियल स्ट्रगल की वजह से बदल रहा है। मतलब क्या कि भाई साहब दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और इकोनॉमिक प्रॉब्लम सभी के बेस है। देखिए, और सभी का बेस अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो वो बेस सदा ही चलता रहेगा। एक दिन समाज बदलता बदलता जाएगा, कैपिटलिज्म बहुत बहुत ही बड़े कंडीशन पे पहुंच जाएगा। कैपिटलिज्म जो है, जैसे इंडस्ट्रियल जो सिस्टम है उसमें कैपिटलिज्म आएगा और पूरा एक दिन इतना एक्सप्लॉटेशन होगा लोगों का, और वो क्लास कन्फ्लिक्ट जो है बदल के आखिर में कम्युनिज्म आ जाएगा बड़ी लेवल पे। तो कार्ल मार्क्स बोलता है, क्लास कन्फ्लिक्ट की बात करता है कार्ल मार्क्स, क्लास की बात करता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्ल मार्क्स के थिंकर में हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म क्या है, क्लास क्या है, क्लास कन्फ्लिक्ट क्या है, क्लास कॉन्शियसनेस क्या है, एलिनेशन क्या है, कैपिटलिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। फिर आते हैं हम लोग डर्खिम की बात करते हैं, इमाइल डर्खिम की। तो इमाइल डर्खिम जो है सोशल फैक्ट के बारे में बात करते हैं, वो कलेक्टिव कॉन्शियस के बारे में बात करते हैं। अब इमाइल डर्खिम का रिसर्च इंटरेस्ट था, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सोशल ऑर्डर कैसे मेंटेन रहता है। जैसे मैं अभी उनकी एक किताब पढ़ रहा हूँ, ये देखिए ये किताब है, किताब का नाम क्या है, द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ। तब इमाइल डर्खिम जो है वो समाज में कैसे एक ऑर्डर बना रहता है। जब समाज टूट रहा होता है, इंडस्ट्रियलिज्म आ रहा है, लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, फिर भी समाज में ये ऐसी कौन सी चीज़ है जो समाज को जोड़े रखती थी। इसके ऊपर इमाइल डर्खिम ने बहुत सारे रिसर्च किया है, बहुत सारे उनके विचार है। उन्होंने सुसाइड देखो, अब सुसाइड लोग बोलते थे सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लेकिन इमाइल डर्खिम ने सुसाइड को पढ़ाई किया और उन्होंने बोला कि नहीं, ये सोशल प्रॉब्लम भी है, सोसाइटी से भी सुसाइड होते हैं। मैक्स वेबर एक बड़े थिंकर है, उन्होंने देखा कि भाई कोई भी एक्शन है उसके पीछे क्या मीनिंग्स होते हैं। रैशनलाइजेशन नाम का एक टर्म दिया उन्होंने अलग अलग टाइप्स की अथॉरिटी बताई। उन्होंने बताया कि रिलीजन और कैपिटलिज्म में क्या क्या रिलेशन है।
तो इसमें एक और उनका आई थिंक मैक्स वेबर का ही किताब है, प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, तो उन्होंने वो पढ़ाई किया। तो आप देखो कि लोग कैसे कैसे अलग अलग चीज़ों को जोड़ के एक साथ देख रहे हैं। कार्ल मार्क्स क्या देख रहे हैं कि लोगों के साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कैपिटलिज्म में, वो कैसे बदला जाए। डरखिम बोल रहे हैं कि समाज जब आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ते हुए समाज में समाज की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी रहती है, क्या ऐसा है जो समाज को जोड़े रखता है। आज भी देखिए, आज इतना सब कुछ बदल गया लेकिन फिर भी समाज नाम की चीज़ जिंदा है, तो वो कैसे जिंदा है, क्या कारण है। मैक्स वेबर बोल रहे हैं कि लोगों के एक्शन के पीछे बहुत डीपर मीनिंग होते हैं, अलग अलग टाइप की अथॉरिटीज़ होती है। रिलीजन और कैपिटलिज्म, रिलीजन और जो पूंजीवाद है उसमें कुछ रिलेशन है, और वो मैक्स वेबर का इंटरेस्ट था पढ़ाई करने का। टालकॉट पार्सन ने, उन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म पढ़ा, ठीक है। अब उसमें भी डीप में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना समझो कि फंक्शनलिस्ट नाम के एक पूरा स्कूल ही है जो फंक्शनलिज्म की बात करता है। वो बोलता है कि समाज जब चल रहा है तो समाज के पीछे कुछ स्ट्रक्चर्स है और वो स्ट्रक्चर समाज को चला रहा है, इसलिए उन स्ट्रक्चर का कुछ ना कुछ फंक्शन है। इसलिए स्ट्रक्चरल फंक्शनिस्ट बोलेंगे कि कास्ट सिस्टम भारत में जिंदा है क्योंकि उसका कुछ फंक्शन है, और जब तक फंक्शन आप सही से नहीं समझ पाओगे तो फिर आप समाज को नहीं समझ सकते। तो वो स्ट्रक्चर में ही कुछ फंक्शंस है, और फंक्शंस करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो वो स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। बोलते हैं कुछ सोशल सिस्टम्स होती है, कुछ पैटर्न्स वेरिएबल्स होते हैं, तो उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। आर के मर्टन है जो बोलते हैं कि मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन होते हैं, एनोमी होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है। रेफरेंस ग्रुप जैसे शाहरुख जो है, शाहरुख बॉलीवुड हमारे लिए रेफरेंस ग्रुप है, बोले सबको ऐसे बनना है, तो रेफरेंस ग्रुप होता है समाज में, उसको देख के समाज आगे बढ़ता है। मैनिफेस्ट और लेटेंट फंक्शन माने क्या है, मैनिफेस्ट माने कोई चीज़ मैंने करी लेकिन वो दिख रही है, और लेटेंट माने जो नहीं दिख रही है। तो आप इसको भी समझो कि बहुत सारे फंक्शन जो होते हैं उसका मैनिफेस्ट इम्पैक्ट होता है, या तो कुछ लेटेंट लेवल पे भी इम्पैक्ट होता है। हर्बर्ट मीड, जीएस मीड जो है, उनकी बात करते हैं। देखो, उन्होंने एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात की है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि भाई इंटरेक्शन से ही खुद की डेवलपमेंट होती है। आई एंड मी के बारे में उन्होंने डिफरेंस किया है, व्हाट इज़ आई एंड व्हाट इज़ मी। अब बहुत फिलोसॉफिकल भी लगेगा आपको पढ़ते वक्त। आप देखो कि लोग सिंबल्स को देख के, सिंबल्स के साथ इंटरेक्शन होकर समाज कैसे बदलता है, समाज में कैसे विकास होता है, लोग कैसे डेवलपमेंट होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, आपने थिंकर भी पढ़ रहे हैं, चौथा। अब आते हैं सिस्टम्स की बात करते हैं। देखो, आप जो स्ट्रैटिफिकेशन है उसकी बात करते हैं। अब स्ट्रैटिफिकेशन का बेसिक मतलब ये समझो कि कोई भी समाज है उसमें अलग अलग स्ट्रैटाज बने हुए हैं। हो सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटाज हो, जैसे मैंने कहा कि ये जो मेरा बॉक्स है तो मैंने उसको काट लिया, बोले वर्टिकल स्टेटस है, मैंने उसको हॉरिजॉन्टल स्टेटस है, मैंने उसको कर लिया, ऐसे काट लिए, मैंने बोला कि ये ऐसे काट लिए, तो ये वर्टिकल स्टेटस हो गए। अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल स्ट्रैटिफिकेशन, एक के ऊपर लोगों का स्टेटस रखा गया है, जैसे पुरुष स्त्री से ज़्यादा स्टेटस वाला है, जैसे दलित जो है वो अपर कास्ट से कम स्टेटस वाले हैं, जो काले लोग हैं वो गोरे लोगों से कम स्टेटस वाले हैं। तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन है ये सोसाइटी में बहुत, हर सोसाइटी में हमको दिखता है, लेकिन हर सोसाइटी में स्ट्रैटिफिकेशन के कारण अलग अलग होते हैं। तो हम लोग स्ट्रैटिफिकेशन में, स्ट्रैटिफिकेशन कैसे होता है, क्या होता है, और स्ट्रैटिफिकेशन से एक स्टाटा से लोग दूसरे स्टाटा में जा सकते हैं क्या, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जिसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलाइजेशन नहीं है, मोबिलिटी। मोबिलिटी माने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुँचना, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस पे पहुँचना। तो क्या पॉसिबल है, इसमें हम लोग इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी का डिस्कशन करेंगे। पहले तो इक्वेलिटी है क्या, वो कैसे आती है, रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, स्टेटस क्या होता है लोगों का समाज में, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी है, डिनाई भी की जाती है, कुछ को जन्म से ही उसका इजी एक्सेस होता है। हायरार्की समाज में कैसे होती है, जैसे कास्ट की हायरार्की है। देखो, हमारे भारत में तो 6000 जातियाँ हैं। क्लास जो है वो गरीब, मिडिल क्लास, उससे भी अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर पिटी, बुर्जुआइज, तो बहुत सारी रैंक होती है। तो वो क्लास भी समझेंगे, वो कैसे बनता है। एक्सक्लूजन कैसे होता है, जब हायरार्की हो गई तो कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे आप देखोगे कि सोशल मार्जिनलाइजेशन, तो भारत में दलितों के पास बहुत कम ज़मीन है, तो दलितों को लैंड के एक्सेस से एक्सक्लूड किया गया है। आप देखोगे भारत में जो वुमेन है उनके पास भी ज़मीनों का एक्सेस बहुत नहीं है। तो इससे क्या बोलते हैं हम लोग, एक समाज का, एक वर्ग का, एक कैटेगरी का, एक ग्रुप का बहुत ही बड़े लेवल पे मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, तो उसको हम लोग एक्सक्लूजन कहते हैं। तो एक्सक्लूजन एवरीडे लाइफ में भी होता है, काले गोरों से होता है, एक्सक्लूजन गरीब अमीर का होता है। एक्सक्लूजन, जैसे हम लोग एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ पे एक एप्पल कॉर्नर हुआ करता था, जिनके पास एप्पल का लैपटॉप है वो सारे लोग एक जगह पे, एक साइड पे बैठे रहते थे। आज मेरे पास है, लेकिन उस वक्त जब मेरे पास नहीं था तो वो एक लाइन में बैठे रहते थे, तो हम एक अलग लाइन में बैठे रहते थे। तो जो गांव से आते हैं उनका भी एक्सक्लूजन होता है। जैसे पुणे में हम लोग रहते थे तो हमारी जो मराठी लैंग्वेज है, जब हम एकदम लोकल
मराठी का एक्सेंट बोलते थे तो हमें लगता था कि लोग हमको जज करेंगे, और लोग जज भी करते थे। तो एक्सक्लूजन हर चीज़ से होता है। पावर्टी और डिप्रिवेशन, गरीबी क्या है, ठीक है, डिप्रिवेशन क्या है, कोई इंसान किसी चीज़ से कैसे डिप्राइव होता है। तो मटेरियली इंसान डिप्राइव होता है, कल्चर से भी लोग डिप्राइव होते हैं, सोशली भी लोगों के पास बहुत सारे लैक्यूनाज रहते हैं। तो जो इकोनॉमिक डिप्रिवेशन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और गरीबी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी की बात करते हैं। अब जैसे मैंने पहले ही बताया, डेविस एंड मूर की जब हम बात करेंगे तो इसमें और ज़्यादा हम लोग समझेंगे थिंकर से अलग अलग। स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। अब मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत डीप में जाते हैं तो बहुत सारे नुआंसेस होते हैं, लेकिन आपको अभी से एक आइडिया आ जाए। अब क्या है कि स्ट्रैटिफिकेशन को देखने वाली अलग अलग थ्योरीज है, और अलग अलग थ्योरी जो है इन्हीं लोगों ने, इसमें से बहुत सारे और भी बड़ा लिस्ट है, इसमें से कुछ लोगों ने अपने पर्सपेक्टिव रखे थे तो उसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं। जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट थ्योरी बोलती है कि स्टेबिलिटी समाज में चाहिए तो आपको स्ट्रैटिफिकेशन जरूरी है। स्टेबिलिटी नहीं होगी, सभी एक जगह पे होगा तो फिर तो chaos ही होगा। मार्क्सिस्ट थ्योरी जो है वो बोलते हैं कि भाई साहब वर्किंग क्लास का एक्सप्लॉयटेशन जो है इसकी वजह से इनइक्वालिटी ज़्यादा हो रही है, तो इसको मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलते हैं। वेबरियन थ्योरी जो मैक्स वेबर की बात है, तो वो बोलते हैं कि भाई साहब इनइक्वालिटी का नेचर बहुत मल्टी डायमेंशनल है, क्लास है, स्टेटस है, पावर है, तो हर टाइप से इनइक्वालिटी होती है। और फिर हम लोग सोशल मूवमेंट की बात, सोशल मोबिलिटी की बात करेंगे, जिसमें वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटर और इंट्रा जनरेशनल, एक जनरेशन में कैसे चेंजेस होते हैं, मोबिलिटी होती है, या तो फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कैसी होती है। जैसे कास्ट है, आप दलित जाति में पैदा हुए तो आप दलित ही रहोगे पूरा ज़िंदगी, कितना भी मेहनत कर लो आप अमीर बन जाओगे, लेकिन आपको समाज में दलित ही माना जाएगा। तो ये क्लोज सिस्टम है। तो स्ट्रैटिफिकेशन के जो सिस्टम होते हैं क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी होती है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होती है। तो ये सारी भी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पढ़ने को मिलेगी, इसलिए हम लोग ओपन और क्लोज सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जैसे क्लास जो है वो ओपन है, कास्ट जो है वो क्लोज सिस्टम है। इसमें आप अपनी जाति नहीं बदल सकते, आप तो अपना क्लास बदल सकते हो। जैसे अमीर से गरीब हो सकते हो, गरीब से अमीर हो सकता है, कोई कहीं पे भी जा सकता है। मोबिलिटी, अब देखिए कि समाज में जब मोबिलिटी आएगी, बदलाव होगा तो कैसे होगा, लोगों का मोबिलिटी कैसे होगी। जैसे मैं गरीब जाति में पैदा हुआ तो मैं अमीर कैसे हो सकता हूँ, तो मैं तो एजुकेशन से भी अमीर हो सकता हूँ। माइग्रेशन होने से भी लोगों की मोबिलिटी होती है, या तो अमीर हो सकता है, गरीब हो सकते हैं। अब देखिए हम लोग मोबिलिटी की बात कर रहे हो तो हम लोग सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं कर रहे, हम लोग डिक्लाइन की बात कर रहे हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे हो तो वो नीचे गिर जाए, हो सकता है यहाँ पे हो तो कोई ऊपर जाए, लेकिन कौन से सिस्टम में पॉसिबल है। जैसे कोई ब्राह्मण दलित नहीं बन सकता, वो कितना कुछ भी कर ले वो दलित नहीं बनेगा, वो ब्राह्मण ही रहेगा, अमीर हो गरीब हो ब्राह्मण ही रहेगा। लेकिन जैसे कोई दलित है तो वो दलित ही रहेगा पूरी ज़िंदगी। तो दिस इज़ व्हाट एजुकेशन, माइग्रेशन और अलग अलग पॉलिसी से लोगों के जीवन में मोबिलिटी आती है। फिर फाइनली हमारे पास बचते हैं और 4 या 5 टॉपिक है हमारे पास, और तो हमने अभी तक सिर्फ 5 टॉपिक पढ़े हैं। तो पहले जो सोशियोलॉजी का पेपर है उसमें हमारे पास 10 टॉपिक है। फिर आते हैं वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो वर्क में देखिए आपके लोगों का इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे था, तो हम लोग क्लासिकल लेवल पे बात करेंगे। पहले समाज में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे था। आप देखो एक समय में जो लोग गुलाम हुआ करते थे तो एक गुलामों की सोसाइटी होती थी, तो कोई गुलाम है, कोई मास्टर है, तो कोई स्लेव है, तो कोई मास्टर है। फ्यूडल सोसाइटी में जो है कोई वर्कर है तो कोई फ्यूडल है, उसके यहाँ पे उसकी ज़मीन, कोई टेनेंट है, उसकी ज़मीन पे ऊपर ज़मीन बो रहा है। तो ये भी सारी चीज़ें। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में वर्कर है, बुर्जुआ है, बुर्जुआ प्रोलेटारिएट, आप ये टर्म सुनोगे, अमीर और गरीब जो है, तो उसमें भी सिस्टम है। तो इकोनॉमिक लाइफ में भी अलग अलग चीज़ें हैं। इकोनॉमिक लाइफ में फिर वर्क के भी टाइप होते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल वर्क है, कुछ वर्क रेगुलेटेड होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं एम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग अनरेगुलेटेड। जैसे घर में जो काम करती है अपनी मम्मी, तो मम्मी जो काम करती है वो उसको सैलरी तो हम देते नहीं, लेकिन वो काम जब वो बाहर करेंगी तो उसको सैलरी तो मिलेगी, लेकिन वो ऑर्गेनाइज है क्या, रेगुलेटेड है क्या, सरकार की कोई पॉलिसी के अंडर आता है क्या, स्ट्रीट वेंडर्स है। तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अब देखिए ये मुद्दे इकोनॉमिक्स में भी पढ़े जाते हैं, लेकिन सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको अलग से पढ़ते हैं। अब लेबर और सोसाइटी, समाज में जो है काम करना एक सोशल रिलेशन है। इंडस्ट्री में कैसे डिसिप्लिन लाई जाती है, लेबर से जो काम करने की क्षमता है हमसे, उससे क्या क्या होता है, लेबर के यूनियंस कैसे बनते हैं, लेबर समाज को कैसे जिंदा रखता है। काम ही तो है, जैसे मैं भी आपके सामने जो काम कर रहा हूँ वो काम ही तो है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इट्स ऑल्सो लेबर। तो लेबर के अलग अलग मायने हैं। तो पहले आप लेबर को समझोगे, फिर लेबर का समाज में महत्व क्या है, काम का समाज में महत्व क्या है, समाज को कैसे जोड़े लगता है, लेबर से लोगों का एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है, लेबर से लोगों का एलिनेशन लोगों में कैसे आता है, लेबर की यूनियंस कैसे बनती है, एक्सक्लूजन कैसे होता है, लेबर से लोगों की मोबिलिटी हो सकती है।
कुछ भी हो सकता है। तो लेबर के अराउंड जितना भी पॉसिबल है हमारी एग्ज़ाम के लिए उतना पढ़ेंगे। देखो सोशियोलॉजी बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, आप जितना उसको मज़े से पढ़ोगे तब मज़ा आएगा, वरना अदरवाइज़ अगर आप इसको सिर्फ यही करोगे कि मैं तो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ तो मज़ा नहीं आएगा। आपको एग्ज़ाम के लिए तो पढ़ना ही है, मार्क्स लाना है, एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना है, विच इज़ एवरीथिंग इज़ इम्पोर्टेंट, बट एट द एंड यू शुड अंडरस्टैंड दैट you are basically studying sociology uh, for the purpose of understanding society as well. So if you do not understand a society, then you will not be able to write about a society. So always be sure, make sure that you are basically studying sociology for understanding society as well. एग्ज़ाम तो देना ही है दोस्तों, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट नाउ पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। सो अब देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स और सोसाइटी की बात करें तो आप देखें सोसाइटी के साथ जो भी जुड़ा है, जैसे हम लोग साइंटिफिकेशन मोबिलिटी पढ़ रहे हैं समाज में, फिर हम लोग थिंकर पढ़ रहे हैं समाज के बारे में, फिर हम लोग समाज में इकोनॉमिक्स और वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर हम राजनीति और सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई राजनीति आती है तो पावर के इक्वेशन आते हैं, तो मार्क्स ने बोला कि इकोनॉमिक ही सबसे बड़ी पावर है, वेबर बोल रहे नहीं नहीं समाज में अलग अलग अथॉरिटीज़ होती है, फुको बोल रहे कि पावर जो है आज के टाइम में डिफ्यूज्ड है, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ किया जा रहा है, उसको भी समझेंगे। तो फिर अलग अलग लोग इसके अलग अलग डेफिनेशन, अलग कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, बोलते हैं कुछ लोग हैं जो पावर इलिट है, समाज में इलिट ही जो है वही सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसे सी राइट्स मिल की बात करते हैं। वेबर बोल रहा है कि नहीं नहीं देयर इज़ अ नेशनल लीगल सिस्टम है अथॉरिटी का, समाज में ब्यूरोक्रेसी है वही सब कुछ चलाता है। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं जो प्रेशर ग्रुप्स है, पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वही है जो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है, बिलोंगिंग होता है सोसाइटी में, वही है जो समाज को डिफाइन करता है, इसलिए नेशन स्टेट सिटीजनशिप जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो हम उसको पढ़ेंगे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि समाज में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वॉलंटरी एसोसिएशंस होती है जो समाज और मार्केट के बीच में काम करती है, समाज और लोगों के बीच में काम करती है। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में हम लोग आइडियोलॉजी की बात करेंगे, आइडियोलॉजी क्या क्या होते हैं। जैसे आइडियोलॉजी आजकल बहुत पॉलिटिकल मानी जाती है, लेकिन हम सबकी एक आइडियोलॉजी होती है, भले ही हम माने ना माने लेकिन हम कुछ ना कुछ तो बिलीव करते हैं और उसी को हम लोग आइडियोलॉजी बोलते हैं। तो देखिए कि कुछ आइडियोलॉजीज़ होती है तो पावर लेने को लेजिटिमाइज़ करती है, उसको एक बेसिकली उसको जस्टिफाई करती है, बोल सकते हैं। तो लेजिटिमेसी, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब मैं बड़े बड़े सिर्फ शब्द यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आपको आगे जाके वो अच्छे से पढ़ोगे। फिर पॉलिटिक्स में आओगे तो प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट आएंगी, तो कलेक्टिव अटेम्प्ट्स क्या होते हैं सामाजिक बदलाव के। और फिर रिवॉल्यूशन में भी अलग अलग स्ट्रक्चरल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर रेडिकल रिवॉल्यूशन हो जाता है। जैसे मार्क्सिस्ट टर्म्स में, कम्युनिस्ट टर्म्स में बोलता है कि समाज में जो वर्किंग क्लास है वो एक दिन पूरी सत्ता हथिया लेगा और फिर आएगा रिवॉल्यूशन। फिर आते हैं, देखो अभी धर्म और सोसाइटी तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए मैं जो डरकिम की बात कर रहा, देखो ये डरकिम बोल रहे समाज में क्या जोड़ी लगता है समाज को। डरकिम बोलते हैं कि नहीं, धर्म का कुछ ऐसा सेंट्रल पार्ट होता है, धर्म में ऐसी कुछ चीज़ होती है जो कुछ भी बदले लेकिन वो पार्ट धर्म का रहता है और वही पार्ट समाज को जोड़े लगता है। मार्क्स तो बोलता है कि नहीं नहीं धर्म तो ओपियम ऑफ मासेस है। वेबर बोलता है कि रिलीजन एंड कैपिटलिज्म का रिलेशन है, जो हमने पहले बोला था। और इसीलिए थीरीज़ की भी, रिलीजन की भी अलग अलग थीरीज़ आप सोशियोलॉजी में पढ़ोगे। देन देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिलीफ सिस्टम, जैसे एनिमिज्म है, मोनिज्म है, प्लूरलिज्म है, सेक्ट्स, कल्ट्स क्या होते हैं, फिर नेचुरलिज्म क्या होता है। तो ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। तो कोई भी रिलीजन कैसे बनता है तो उसका जो सबसे पुराना फॉर्म है तो उसको हम लोग समझेंगे, और साथ ही साथ रिलीजन कितने भगवान के ऊपर, कौन सी चीज़ों के ऊपर भरोसा रखता है, उसके ऊपर रिलीजन का टाइप डिसाइड होता है। फिर जब रिलीजन है और आज के टाइम में मॉडर्न आइडियाज़ आए हैं, तो आज रिलीजन में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो हो सकता है, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कुछ लोग बोल रहे थे लेट्स गो बैक टू वेदास, तो उसको रिवाइवलिज्म बोलेंगे। फंडामेंटलिज्म, जैसे जिहाद नाम का कॉन्सेप्ट है, अब उसको ऑफेंड मत होना, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में जो लोग हैं, मैं मुझे जैसे अल कायदा है, कुछ लोग हैं तो वो बोलते जिहाद करना तो फंडामेंटलिज्म है। धर्म के नाम पे राजनीति करनी, और धर्म के नाम पे जैसे किसी ने किसी के धर्म को कुछ बोल दिया तो उसको ख़त्म कर देना, ये फंडामेंटलिज्म है। हमारी धर्म की किताब के ऊपर सब कुछ चलेगा, ये बोलना भी फंडामेंटलिज्म है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर समाज में ये बोलते हैं कि मॉडर्निटी के साथ जैसे मॉडर्न आइडियाज़ आ रहे हैं तो वैसे वैसे धर्म जो है वो सेकुलर होता जा रहा है, सेकुलराइजेशन, समाज जो है वो उसका सेकुलराइजेशन होता जा रहा है। रिलीजन और साइंस का डिबेट क्या है तो उसके बारे में समझेंगे। अब ये भी सब कुछ हो गया, अब आते हैं फैमिली की तरफ भाई साहब, कि सब कुछ बात कर लिया, बड़ा सिस्टम, रिलीजन बोल लिया, पॉलिटिक्स बोल लिया, इकोनॉमी, अब छोटे छोटे लेवल पे हम लोग आते हैं, अब बोलते हैं फैमिली के बारे में।
अब देखिए सोसाइटी में फैमिली, हाउस होल्ड, मैरिज, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? बेसिक सोशल यूनिट्स है, ये एवरीडे बेसिस पे फॉर्म होते हैं सोसाइटी में, यही सोसाइटी को जोड़े रखता है। तो इसका क्या मतलब है? फैमिली क्या होता है, हाउस होल्ड क्या होता है, मैरिज क्या होता है, फैमिली बनने के प्रोसेसेस क्या होता है, फैमिली के टाइप्स एंड फॉर्म्स क्या होते हैं। जैसे आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली बन रहे हैं, गाँव में आज भी जॉइंट फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है। फैमिली का रूट मैट्रियार्कल, पैट्रियार्कल, जैसे हमारे यहाँ पे हमारे पापा से ही हमारा नाम चलता है आगे। कुछ फैमिली में मैट्रियार्कल, मम्मी के नाम से सब कुछ चलता है। लीनेज क्या होता है, डिसेंट क्या होता है, ठीक है। तो आपकी एंसेस्ट्री, जो आपके एंसेस्टर से आपका लीनियर ट्रेस किया जाता है, तो पैट्रिलिनियल हो सकता है, मैट्रिलिनियल हो सकता है, ठीक है। फिर सिस्टम ऑफ किनशिप में पैट्रियार्की जो है और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, उसको भी आप समझेंगे। जैसे घर में ऐसा क्यों है कि मम्मी खाना बनाते हैं, पापा ही बाहर जाते हैं, तो वो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है। ऐसा क्यों है कि पापा ही है जो इन जनरली बड़े बड़े जो व्यवहार है वो पापा करते हैं, मम्मी तो घर में बैठे रहती है। ऐसा क्या है कि मम्मी को किसी प्रकार के काम करने को अलाउड है, पापा को वो काम करने को अलाउड है, ऐसा क्या है। फिर आज के समय में फैमिली सिस्टम में क्या क्या बदलाव आ रहा है, डिवोर्स हो रहे हैं बड़े रेट्स पे। अब देखिए सिंगल मदर, सिंगल फादर, ऐसी कॉन्सेप्ट्स आ रही है। आजकल सेम सेक्स का भी कॉन्सेप्ट आ गया, तो LGBTQ, ये सारा आपने सुना होगा। तो ये जो नई चीज़ें हैं इसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, नए तौर पे समझना पड़ेगा, और आपके जो दृष्टिकोण है उसको विकसित करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली द लास्ट पार्ट इज द सोशल चेंज। अब हम देखेंगे भाई साहब समाज में जो बदलाव है, अब मोबिलिटी नहीं है, बदलाव, सोशल चेंज जो है मॉडर्न सोसाइटी में वो कैसे आता है। तो सोशल चेंज की बहुत सारी थेरीज होती है। जैसे आप देखोगे इवोल्यूशनरी थेरीज है कि भाई बदलाव जो है ग्रेजुअल होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बदलाव फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, तो वो बोले कि नहीं नहीं, स्ट्रक्चर में अपने आप, स्ट्रक्चर ही अपने आप को अकोमोडेट करते रहते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं, कन्फ्लिक्ट, दो चीज़ों का कन्फ्लिक्ट होगा और एक दिन क्रांति आ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, देयर इज अ साइक्लिकल चेंज है बदलाव का। अब ये सारी थेरी जो है डिटेल में आपको समझनी है। फिर बोलते हैं कि डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी, तो बोले कि मॉडर्नाइजेशन की क्या थेरी है और डिपेंडेंसी जो है उसका क्या क्रिटिक है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर जो बदलाव है उसके एजेंट्स क्या क्या है, लाइक व्हाट आर दोज थिंग्स दोज ब्रिंग्स चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट, मार्केट है, मीडिया बदलाव लाता है, एजुकेशन बदलाव लाता है, टेक्नोलॉजी बदलाव लाती है, और बहुत सारी और भी चीज़, आइडियोलॉजी बदलाव ला सकती है। आपको पता नहीं व्हाट आर दोज थिंग्स दैट ब्रिंग चेंज, लेकिन यही सारी चीज़ें हैं जो आपको समझने पड़ेगा, और इसमें बहुत सारा बड़ा लिस्ट बन सकता है। एजुकेशन से कैसे बदलाव आता है, तो सोशल मोबिलिटी, अब देखिए ये ओवरलैप हो गया, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे ऊपर यहाँ पे सोशल मोबिलिटी की, यहाँ वाला, तो एजुकेशन से कैसे बदलाव आता है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग। फिर सोशल मोबिलिटी, मॉडर्नाइजेशन, इसमें कैसे बदलाव आता है, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कैसे डिजिटल रिवॉल्यूशन आज के टाइम में, ऑटोमेशन कैसे हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन क्या हो रहा है, इसमें AI भी आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो कीप रीडिंग द सोशियोलॉजी, और देखिए कि सिलेबस को जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको कुछ भी आगे जाने के लिए रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए जो भी लोग नए हैं वो पढ़े, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रशांत मोहन। मैं इसमें रेगुलरली डालते रहूँगा वीडियोस वगैरह। आई होप इफ़ दिस वीडियो वाज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आप उसको शेयर कर दीजिए। और अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इंडियन सोसाइटी स्ट्रक्चर एंड चेंज, द पार्ट 2 ऑफ द सोशियोलॉजी। थैंक यू एंड सी यू सून।